स्वागत है भाई आप सभी का राइट सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और नया वर्ष आपका लग चुका है। अब नए वर्ष में नए संकल्प के साथ में आप जो है एक नई एनर्जी और नए जोश के साथ में और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ में आप लग जाइए अपनी तैयारी में फिर से अगेन। और अब की बार आपको ठानना है कि वर्ष 2025 में आपको जो है वो सिलेक्शन लेकर के रहना है। इसी शुभकामनाओं के साथ में मैं शुरुआत करता हूं आज की इस क्लास की। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है राजस्थान का जो एग्जाम्स है आपका आरएएस का और यूआरओ का, उसमें जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2024 से लेकर के दिसंबर 2024 तक का पूरे एक साल का वार्षिकांक जो आपका करंट अफेयर्स है वो हम यहां पर कर रहे हैं। इसकी पिछली 2 क्लास हो चुकी हैं, अगर वो किसी ने नहीं देखी तो पिछली क्लास जरूर देख लीजिए। ये इसकी नेक्स्ट क्लास है। तो स्पेशली साइंस टेक का है ना, साइंस टेक के फील्ड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो नए नए जो डेवलपमेंट हुए हैं वो क्या डेवलपमेंट हुए, क्योंकि आपका मेनली जो आरएस प्री की एग्जाम में ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे साइंस टेक से, उसमें से सबसे ज्यादा जो पोर्शन रहेगा कंटेंट का क्वेश्चंस का वो रहेगा आपका करंट अफेयर्स। साइंस टेक के फील्ड में जो करंट अफेयर्स जो आता है, नए नए क्या आविष्कार हुए हैं, नए नए क्या डेवलपमेंट हुए, उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आरएस प्रीलिम्स के लिए चूंकि आपको पता है सर राजस्थान में जो जीके और करंट अफेयर्स में से, जो राजस्थान का जीके करंट अफेयर्स में से जो सबसे बड़ा पोर्शन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सर आपका आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक रिव्यू या इकोनॉमिक सर्वे जैसे आप बोल सकते हैं ना, इकोनॉमिक रिव्यू से ये पूछा जाता है। तो सर इसका आपका आरएस प्री की एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए या ईओआरओ की एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 जो है इसका ये कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सर इसके अंदर आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, पीडीएफ्स मिलेंगी और 600 प्लस एमसीक्यू का एक आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी इसके अंदर, है ना, वो बिल्कुल 5 ऑप्शन वाली टेस्ट सीरीज। इसके लिए करना क्या, आपको राइट सिविल सर्विसेज का ये ऐप आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और वहां से आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जो है विद इन 1 मंथ आपके पास में टाइम बचा है, तो विद इन 1 मंथ में आप जो है इसमें से जो आपके 10 से 15 जो प्रश्न है वो आप कवर कर सकते हैं। अगर आप आरएस प्रीलिम्स के एग्जाम्स दे रहे हो और अगर आप स्पेशली राजस्थान ज्योग्राफी और स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना चाहते हैं या राजस्थान की पॉलिटी और अच्छे बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो ये दोनों कोर्सेज भी आपको राइट सिविल सर्विसेज के ऐप पर अवेलेबल हैं। यहां से भी मात्र 499 की प्राइस में, 499 की प्राइस में आप यहां से और विद टेस्ट सीरीज, विद पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज दोनों आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको ये हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट सिविल सर्विसेज ऐप का प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और यहां से आप ये कोर्स जो है इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हम क्लास में, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आज की क्लास का पहला ही जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्राफीन सेंटर से रिलेटेड। इंडिया के अंदर जो ग्राफीन सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्राफीन है ना, उसकी बात हो रही है। सर भारत का प्रथम ग्राफीन सेंटर है ना, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, आईआईसीजी की शुरुआत हुई है। और ये जो इंडिया इनोवेशन ग्राफीन जो सेंटर है, इसकी खास बात क्या है, देखो इसकी खास बात क्या है कि ये जो है ये आपका जो आपने सुना होगा ना, जैसे हीरा ग्रेफाइट फुलरिन एक ग्राफीन है ना, ग्राफीन जो होता है तो इससे क्या होता है 2D ऑब्जेक्ट्स, एक 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं और एक क्या होते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स। तो सर 2D ग्राफीन जो है इसका शुभारंभ हुआ है आपका 17 जनवरी 2024 को, इसका शुभारंभ हुआ है 17 जनवरी 2024 को। कहां, केरल में, कोच्चिन में। ठीक है, मंत्रालय किस मंत्रालय का अधीन हुआ है सर, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो मंत्रालय है इसके अंतर्गत ये जो है इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये जो है लॉन्च हुआ है। इस मिशन को हमने सेंटर को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है सर, इसका जो पर्पज उद्देश्य है ग्राफीन और 2D मटेरियल्स, ग्राफीन और 2D की सामग्री जो सिस्टम है, प्रणाली है, उनके क्षेत्र में रिसर्च करना, अनुसंधान करना और विकास करना। शॉर्ट में से R&D बोला जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास, है ना। तो नई नई खोज करना इस क्षेत्र में, है ना, और नए नए आविष्कार करना, इसका उद्देश्य था। नए नए प्रोडक्ट पर इनोवेशन करना, उत्पाद नवाचार करना, मतलब नए नए इनोवेटिव तरीके से नए नए प्रोडक्ट बनाना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना, कैपेसिटी को, है ना, परफॉर्मेंस कैपेसिटी को एनकरेज करना, इसका उद्देश्य इस मिशन का। ये जो आपका इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स
का उत्कृष्टता केंद्र कोच्चि में ही प्रारंभ किया गया था, यहां पर ये स्टार्ट किया गया था। तो आपका पहला, इंडिया का पहला ग्राफीन सेंटर कोच्चि केरल में ये लॉन्च किया गया है। इसके बाद में जाता है सर भारत की सौर ऊर्जा क्षमता, इंडिया की सोलार कैपेसिटी है ना, इंडिया की जो सोलार एनर्जी कैपेसिटी है वो कितनी, और हम जो है वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं। हम जो है वर्ल्ड में, इंडिया जो है वो अगर बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रिसोर्सेज का, रिन्यूएबल, अब रिन्यूएबल का मतलब हो गया सर आपके नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, जो कि आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की कैटेगरी में आता है, उसमें इंडिया जो है तीसरे नंबर पर पहुंच गया रिन्यूएबल में, है ना, और जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर है सोलर एनर्जी में ना। तो भारत की सौर ऊर्जा क्षमता की बात की जाए सर, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान नेशनल सोलर एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भारत का जो बंजर भूमि एटलस है 2010 के आधार पर यह अनुमान लगाया है, बंजर भूमि एटलस उसके आधार पर अनुमान लगाया है कि सर 31 दिसंबर 2023 तक देश के कुल 12 राज्यों में 37,740 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 51 सोलर पार्क यहां पर मंजूर किए गए हैं, है ना। 51 सोलर पार्क यहां पर क्या किए गए थे, मंजूर किए गए थे। इसमें से सबसे ज्यादा जो 9 सोलर पार्क है वो कहां है, आपके राजस्थान में है, और राजस्थान में भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है भाई साहब भड़ला सोलर पार्क, है ना, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला, ठीक है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये स्थापित किया गया है भारत में सौर ऊर्जा की जो स्थापित क्षमता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जिसे कहा जाता है, भाई हमने इंस्टॉल्ड किया, हमने इतना सौर ऊर्जा क्षमता के प्लांट लगाए, लेकिन उनसे जो पावर जनरेशन होता है, ये एनर्जी जनरेशन जो होता है उत्पादन, वो उससे कम होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं है। मान लीजिए मैंने 10 मेगावाट का एक प्लांट इंस्टॉल्ड किया, लेकिन उससे जो पावर जनरेशन होगी कोई जरूर नहीं 10 मेगावाट, उससे कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हमेशा उतनी धूप निकलती नहीं है, और फिर ऑलवेज टाइम जो वेदर होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता है, और फिर सोलार के समय समय पर सफाई भी करनी पड़ती है ना, तो इसलिए। लेकिन इंस्टॉल्ड जो कैपेसिटी हमारी 31 दिसंबर 2023 तक वो कितनी थी हमारी सर, 73.32 गीगावाट। अभी लेटेस्ट आंकड़े हैं ये आपका कब का है, नवंबर 2024, है ना, नवंबर 2024 का ये लेटेस्ट आंकड़ा है। अब हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो हो चुकी है वो 94 गीगावाट हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 94 गीगावाट, ठीक है। 11 अक्टूबर, मुझे ध्यान है 11 अक्टूबर 2024 तक इसकी जो कैपेसिटी थी वो 90.47 गीगावाट थी। ये जो नवंबर में बढ़कर के इतनी हो गई है, हमने इंस्टॉल्ड नए नए प्लांट लगाए हैं। तो 31 दिसंबर 2023 तक हमारी 73.32 थी, जो अब बढ़कर के कितनी हो गई है, अप्रोक्स आप ये लगा सकते हैं सर, दिसंबर में हम ये मान के चल सकते हैं कि सर दिसंबर में ये जो होगी वो 98 या 100, 98 से लेकर के 100 गीगावाट के आसपास हो जाएगी। अभी जस्ट एक दिन पहले दिसंबर बीता, तो अभी इसके नए आंकड़े आएंगे ना, नया डेटा आएगा। तो लगभग हम जो है एक शतक क्रॉस कर चुके हैं, सेंचुरी मार चुके हैं सोलर एनर्जी के फील्ड में दिसंबर 2024 तक, है ना। 31 दिसंबर 2024 तक हम लगभग सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं। हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी जो है वो 98 से लेकर के 100 गीगावाट तक हो चुकी है, जो 31 दिसंबर 2023 तक इतनी थी 73। मतलब विद इन 1 ईयर हमने लगभग 25 गीगावाट, दैट मींस लगभग एक साल के अंदर हमने जितनी हमारी पहले टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उसका 25% एक साल में हमने वो हासिल कर ली है 2024 के अंतर्गत। इसके साथ में मैं बात करूं, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति का प्रारंभ करने वाला पहला राज्य, राजस्थान की अपनी एक सोलर एनर्जी पॉलिसी है। और अभी हाल ही में जो राजस्थान समिट हुआ था, इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, उसमें जितना टोटल इन्वेस्टमेंट आया, टोटल इन्वेस्टमेंट के जो एमओयू हुए हैं उनमें से भी 60% प्लस से भी ज्यादा जो एमओयू हुए हैं वो आपके हुए ग्रीन एनर्जी के फील्ड में, है ना, ग्रीन एनर्जी के फील्ड में उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसका मतलब विदेशी जो कंपनियां हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, वो राजस्थान में ग्रीन एनर्जी के फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई यहां पर ग्रीन एनर्जी की पॉसिबिलिटी देश में सबसे ज्यादा है, तो हम इस क्षेत्र में यहां पर पैसा लगाएंगे। क्योंकि सर ग्रीन एनर्जी क्या है, फ्यूचर की एनर्जी है। फ्यूचर की एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी ही है। अब ग्रीन एनर्जी में आपका सोलर एनर्जी आ जाता है, विंड एनर्जी आ जाता है, आपकी जियोथर्मल एनर्जी आ जाती है,
ओशन टेक्नोलॉजी वाली आ जाती है, टाइडल एनर्जी आ जाती है, उसके बाद में आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी आ जाती है ना। ये सारे, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है बिजली से पानी बनाने वाला, ये भी ग्रीन एनर्जी की कैटेगरी में आता है। वैसे तो इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इस फील्ड में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के फील्ड में इन्वेस्टमेंट 60% प्लस से भी ज्यादा इस फील्ड में आया है राजस्थान में। इसलिए राजस्थान ने भाई साहब अपनी एक सोलार पॉलिसी बनाई है। तो ये भी क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इसी के साथ में 2011 में एक कुसुम योजना लॉन्च हुई थी, है ना। 2011 में कुसुम योजना के तहत प्रदेश में प्रथम सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई थी भालोजी गांव में, जो कि जयपुर में है। लेकिन अभी वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट का है आपका भड़ला में है ना, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति 2019 संचालित है। 2019 में सोलर पॉलिसी बनी थी, तो अभी ये पॉलिसी चल रही है, जिसका लक्ष्य सिर्फ 30 गीगावाट सौर ऊर्जा परियोजना है। मतलब अकेला राजस्थान सौर ऊर्जा से लगभग 30 गीगावाट, जो अभी जो है 100 गीगावाट की हमारी जो टोटल कैपेसिटी है पूरे देश की, उसमें से 30 गीगावाट, दैट मींस लगभग 30%, 30% सोलर एनर्जी प्रोड्यूस कौन कर रहा है? अकेला राजस्थान कर रहा है। ये इसका लक्ष्य है। सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर बात की जाए सर, 31/12/2023 तक हमारी कैपेसिटी जो थी उसके आधार पर राजस्थान की थी 18,777 मेगावाट, या आप ये बोल सकते हैं सर 18.77 गीगावाट के आसपास 2023 में। अब तो ये बढ़कर के ऑब्वियस सी बात है 30 गीगावाट के आसपास पहुंच गई होगी। तो पहले स्थान पर था हम 31 दिसंबर 2023 के आंकड़ों के हिसाब से, और वर्तमान में भी हम पहले स्थान पर ही हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? गुजरात है, गुजरात में भी दूसरे नंबर पर है। तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो ये आपकी हो गई रैंकिंग सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के आधार पर स्टेट की रैंकिंग। 3 स्टेट है उसमें, पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, और तीसरे नंबर पर कौन है? कर्नाटका है। इसके बाद में बात की जाए सर 5 और जो वेटलैंड्स है, वेटलैंड्स का मतलब क्या है आप जानते हैं? आर्द्र भूमि क्षेत्र, है ना। आर्द्र है ना, आर्द्र भूमि क्षेत्र, वेटलैंड एरिया बोला जाता है इसे, आर्द्र भूमि क्षेत्र। मतलब आर्द्र भूमि क्षेत्र वो होता है जहां की मिट्टी हमेशा थोड़ी दलदली या गीली रहती है ना, थोड़ी गीली रहती है ना। अब गीली भी नॉर्मल गीली नहीं, दलदली टाइप की जो रहती है उसे आर्द्र भूमि, मतलब मड टाइप की, कीचड़ टाइप की, वो आर्द्र भूमि क्षेत्र हो गया आपका वेटलैंड एरिया। और ज्यादातर आपको वेटलैंड एरिया मिलेंगे जो कोस्टल एरिया है, आपके समुद्री के किनारों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, वहां के खेत होती है, वहां की जो जमीन होती है वो क्योंकि वहां पानी हमेशा भरा रहता है, तो वो वेटलैंड एरिया की कैटेगरी में आता है। तो सर 5 और वेटलैंड एरिया है, उनको रामसर जो साइट्स है उसका दर्जा दे दिया गया, उनको रामसर साइट्स की कैटेगरी में रख दिया गया है। वो कौन कौन से सर? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, है ना, केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा की गई है सर, भारत के 5 वेटलैंड एरिया, आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया। अब वो 5 कौन कौन से? नंबर 1 पर है सर आपका अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटका, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटका में है। नंबर 2 पर है सर अग्नाशिनी मुहाना, कर्नाटका के अंदर है। नंबर 3 पर है सर मगादी केरे संरक्षण, कर्नाटक में है, मतलब तीनों कर्नाटक में भाई साहब है। और चौथा है आपका सर कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। और पांचवा आपका है सर लॉन्गवुड शोला रिजर्व वन फॉरेस्ट, तमिलनाडु में है। ये 5 नए वेटलैंड एरिया, जिसमें 2 तमिलनाडु के हैं और 3 किसके? कर्नाटका के हैं, है ना। और आपको पता है कर्नाटक की जो कैपिटल है वो क्या है? बेंगलोर है। बेंगलोर जिसे इंडिया का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इंडिया की सबसे हाईटेक सिटी का दर्जा उसे प्राप्त है। तो ये 5 जो है, 3 कर्नाटक की स्टेट के अंदर है, 2 आपके तमिलनाडु स्टेट के अंदर है। 5 नए वेटलैंड एरिया को रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने वेटलैंड एरिया को हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया है? 5 दिया है। क्या नाम पूछ सकता है उनके आपसे, और वो पूछ सकता है उनकी जगह, उनके कहां पर है ना। ये जो है वर्तमान में जो रामसर साइट्स हैं, इनकी जो संख्या है वो 75 से बढ़कर के कितने होगी? 80 होगी, 80 हो गई, क्योंकि 75 पहले थे, 5 और जोड़ लिए, कितने हो गए? 80 हो गए। सबसे ज्यादा जो रामसर साइट्स हैं सर वो आपके कहां है? तमिलनाडु में है, 16 रामसर साइट्स हैं। और दूसरे नंबर पर कहां है? आपके उत्तर प्रदेश में है, यूपी के अंदर 10 रामसर साइट्स है ना। तो ये भी डेटा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके। इसके बाद में अगर रामसर साइट्स के बारे में और एक्स्ट्रा फैक्ट्स की अगर हम बात करें,
कि एक्स्ट्रा फैक्ट्स और इसके बारे में क्या निकल करके आते हैं। तो देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स की मैं बात करूं, रामसर कन्वेंशन, रामसर जो कन्वेंशन था एक समझौता, ये एक अंतर सरकारी संधि है, मतलब दो अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में एक ट्रीटी है ये, है ना। अंतर सरकारी का मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के बीच में होने वाली एक संधि है ये, ठीक है, ट्रीटी है, जिसे 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित ईरानी शहर रामसर में, ईरान का शहर रामसर है। अब भाई साहब आप सोचो, ईरान में रामसर शहर, राम के नाम पर शहर है ना, रामसर शहर है वहां पर, है ना, वहां इसको अपनाया गया था, है ना, ठीक है। 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया उसे, 2 फरवरी 1971 को इसको ये एक संधि हुई और ये लागू हुई सर, अप्लाई हुई 1 फरवरी 1982 को, लगभग 9 साल के बाद, 9 नहीं सॉरी, हाँ लगभग 12 साल के बाद में ये लागू हुई है, ठीक है। जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियों को, वेटलैंड एरिया को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो आपका पेट्रोनल है, दक्षिणी अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका जो है। और भारत का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है वो आपके हैं सुंदरवन, जो कहां आपके वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल जो है वो है आपका बेन्नूर, है ना, वेबनूर आर्द्र भूमि तमिलनाडु में 0.20 वर्ग किलोमीटर एरिया का है। रेणुका हिमाचल में 0.2 वर्ग किलोमीटर एरिया, मतलब 0.20 ही की बात है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, क्योंकि सर 2 फरवरी को ही ये एक संधि हुई थी, तो यहां इसको 2 फरवरी को वेटलैंड डे घोषित कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है सर सुपर अर्थ की। सुपर अर्थ, इसका मतलब सर अर्थ भी कोई सुपर हो गई है, तो सुपर अर्थ की अगर बात की जाए, सुपर अर्थ में सर सुपर अर्थ जो होती है आपकी, जैसा आपने सुना होगा ना सुपर आवर्स या अर्थ आवर्स सुना होगा, तो हर साल आता है एक अर्थ आवर्स आता है कि उसके लिए आपको इवनिंग टाइम में 1 घंटे आपको घर की प्रत्येक जो बिजली होती है वो बंद करके बाहर आना होता है, जिससे आप करते क्या है, इतनी बिजली को 1 घंटे अगर पूरे वर्ल्ड में पावर आप यूज नहीं करेंगे तो उतने बिजली बनाने के लिए जितने कोयला, डीजल, पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स जो इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे क्या होगा, पर्यावरण को कम डैमेज पहुंचेगा, हम कुछ हद तक पर्यावरण को डैमेज से बचा सकते हैं। तो वो गोल्डन आवर्स बोले जाते हैं अर्थ के लिए ना। ऐसे सुपर अर्थ की बात हो रही है, इसका मतलब अर्थ तो है ही, लेकिन इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई एक ऐसी भी अर्थ है जिसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया है, कोई ऐसा ग्रह है, क्योंकि सर पृथ्वी भी अपने आप में ग्रह है, ठीक है। सर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक नए ग्रह की, एक प्लेनेट की खोज की जिसका नाम रखा है सुपर अर्थ। इस नए ग्रह की खोज की है और इसे TOI 715b नाम दिया गया है। हम आम भाषा में इसे सुपर अर्थ बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में इसका जो नाम दिया गया, अंतरिक्ष वैज्ञानिक भाषा में इसे TOI 715b नाम दिया गया है, जो कि हमसे 137 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और सोचो 1 प्रकाश वर्ष दूरी बहुत लंबी होती है, तो 137 गुना प्रकाश वर्ष दूरी इतनी दूर पर है, तो कितनी दूर होगा वो, है ना। नासा के अनुसार यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 1.5 गुना चौड़ा है। इसका मतलब भाई साहब ये पृथ्वी से भी बड़ा है, 1.5 गुना बड़ा है, ठीक है। इसकी सतह पर पानी मिलने की संभावना भी है। भाई साहब पानी मिल जाए तो बात ही क्या, हवा मिल जाए, पानी मिल जाए, और क्या चाहिए किसी भी उस पर जीवन के लिए ना। यदि इस ग्रह के अस्तित्व की पुष्टि हो जाती है, अभी इन्होंने खोजा इतनी दूर से, अभी वहां पर सिर्फ दूर से पता लगा है, लेकिन अभी वहां पर जाकर के रिसर्च करना बाकी है, तो पुष्टि हो जाती है तो नासा द्वारा खोजा गया सबसे छोटा और रहने योग्य क्षेत्र वाला ग्रह होगा। ये रहने योग्य होगा, क्योंकि सर अर्थ पर हम रहने के योग्य, और सुपर अर्थ है तो ये मतलब अर्थ से भी अच्छी अर्थ बोल सकते हो आप एक तरीके से ना, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये रहने योग्य हो ही गई है ना। चलिए हनुमान जीपीटी आ गया भाई साहब, हनुमान जीपीटी है, चैट जीपीटी का नाम सुना ना आपने, ऐसे हनुमान जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी। जीपीटी आपको पता है क्या है, एलन मस्क की कंपनी है ना एक, जिसकी मैं वो को फाउंडर भी, ओपन एआई है ना, ओपन एआई। तो इसके कौन है सर, एलन मस्क है ना, ये जो एलन मस्क है, तो उन्होंने चैट जीपीटी लॉन्च की। एक ऐसे ही हमने एक देसी वर्जन लॉन्च कर दिया, हनुमान जीपीटी। अब सर ये क्या बवाल है, हनुमान जीपीटी, क्या हनुमान जी जो है वो चैट जीपीटी बन गए हैं क्या, ये चैट जीपीटी में हनुमान जी घुस गए? बिल्कुल चैट जीपीटी में हनुमान जी घुस गए, कैसे समझिए सर। चैट जीपीटी जो है एक आपकी स्टाइल सर्विस है, तो हमने अपना देश का एक पहला खुद का सेल्फ मेड
एआई जनरेटिव चैटबॉट लॉन्च किया। जैसे चैट जीपीटी भी क्या एक चैटबॉट है, मतलब चैटबॉट का मतलब एक ऐसा ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, उसको बॉट बोला जाता है। चैटबॉट का मतलब जिससे आप कोई भी सवाल जवाब करते हैं उनका जवाब देता है ये। तो जो आप सवाल करते हैं उनका जवाब अपने आप दे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, जो भी इंटरनेट पे डेटा उसको एनालाइज करके आपके लिए बेहतरीन जो जवाब प्रस्तुत करे, उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को, उसको बोला जाता है चैटबॉट। तो एक हमने हमारा स्वदेशी जनरेटिव एआई लॉन्च किया है जिसका नाम है हनुमान जीपीटी। सर ये 12 भारतीय भाषाओं को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। 12 इंडियन जो लैंग्वेज है उनमें ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जवाब दे सकता है। 7 आईआईटीज ने और रिलायंस फाउंडेशन ने और एसएमएल इंडिया ने, ये कंपनी है रिलायंस एसएमएल इंडिया और 3AI होल्डिंग्स अबू धाबी की कंपनी है, इन्होंने मिलकर के इसको तैयार किया है। अब आप सोचो अगर ये कोई काम का नहीं होता तो रिलायंस भाई साहब बहुत स्मार्ट है, वो अपना पैसा वैसे वेस्ट नहीं करता। इसका मतलब हमारी तैयारी चल रही है वर्ल्ड के एआई के फील्ड में स्वदेशी एआई जनरेटिव जो चैटबॉट है या टेक्नोलॉजी पर फोकस करने की, उसको लॉन्च करने की, वर्ल्ड वाइड करने की, उसे टक्कर लेने की। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी ज्यादातर बाहर से आई है और बाहर की टेक्नोलॉजी जो होती है वो हम पर रूल करती है, हमें ब्लैकमेल भी करती है ना, और हमें मैनिपुलेट भी करती है। तो अब हमने अपना खुद का एक स्वदेशी एआई लॉन्च कर दिया है चैटबॉट हनुमान जीपीटी, जिसको 7 आईआईटीज ने मिलकर के तैयार किया। रिलायंस कंपनी ने इसमें फंडिंग दी, पैसा लगाया है और अपने रिसोर्सेज लगाए। एसएमएल इंडिया ने लिया है और दुबई की एक कंपनी है 3AI होल्डिंग्स, इनने मिलकर के इस प्रोजेक्ट पे काम किया और ये लॉन्च किया हनुमान जीपीटी। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है, क्या कहानी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की अगर मैं बात करूं तो सर गोडाउन के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, उसका आदेश दिया कि भाई साहब गोडाउन के संरक्षण के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं, उसकी देखरेख में होगा। और ये कमेटी गठित करने में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे, जो अभी रिटायर हो चुके भूतपूर्व, है ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, है ना, जेबी पारदीवाला, ये मुख्य न्यायाधीश थे और ये आपके न्यायाधीश में थे। तो जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा और वर्तमान में जो आपके सीजेआई कौन है, वो खन्ना है ना, जस्टिस खन्ना जो है। तो इन्होंने गोडाउन की सुरक्षा के संबंध में ये एक फैसला दिया था और एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी ने वन्य जीव विशेषज्ञ और जो संरक्षणवादी हैं और जो संबंधित मंत्रालय उनके अधिकारी शामिल है। मतलब इस कमेटी में एक तो जो आपके पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, वन्य जीव मंत्रालय के, वो है इसमें। उसके अलावा जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, वन्य जीव विशेषज्ञ, वो इस कमेटी के अंदर है। और जो संरक्षणवादी जो हैं, जो वन्य जीवों के संरक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग डिग्निटी हैं, वो भी इस कमेटी के अंदर क्या है, शामिल है। सर उपनाम क्या गोडावण का, सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उपनाम है सर गोडावण, माल मोरडी, हुकना, सोहन चिड़िया, ये इसके 4 उपनाम हैं। वैज्ञानिक नाम है सर इसका एरेडोइटिस है ना, निग्रेसिप्स, ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया। और इसे हम राजस्थान का राज्य पक्षी भी कहते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, गोडावण है। राज्य पुष्प क्या है, रोहिड़ा। राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। और राज्य पशु क्या है, ऊंट। एक्चुअली राज्य पशु 2 हैं, एक ऊंट है और एक क्या है, चिंकारा। लेकिन एक पालतू पशु और एक आपका हो गया सर जंगली पशु जो हो गया। ठीक है, याद कीजिएगा। जो आपकी IUCN की जो रेड डाटा बुक है उसमें गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल कर लिया गया है, बहुत ज्यादा संकट में और ये विलुप्त होने के कगार पर है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम गोडाउन बोलते हैं आम भाषा में, इसको IUCN की रेड डेटा बुक में। और आपको पता है सर रेड डेटा बुक में किसका डेटा तैयार किया जाता है, किसका नाम दर्ज किया जाता है, जो विलुप्त प्राय जो प्राणी जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं, है ना, किनारे पर, उनका यहां पर उल्लेख किया जाता है, उनके बारे में यहां पर डेटा लिखा जाता है। राजस्थान में जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, सोरसन 12 और अजमेर का सोकलिया क्षेत्र में गोडाउन पाया जाता है। और गोडाउन के प्रजनन केंद्र की स्थापना सोरसन 12 में की गई थी। गोडाउन के प्रजनन केंद्र की स्थापना, ठीक है। भारत का प्रथम स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी, है ना, फ्यूल सेल फेरी। फेरी का मतलब क्या होता है सर, एक तरीके की छोटी जहाज होता है, छोटा सा जहाज होता है। एक बड़ा जहाज होता है पानी का जो माल ढोने के काम आता है, और एक छोटा जहाज होता है जिसका मेन पर्पस तो पैसेंजर्स को होता है, लेकिन उसमें छोटा मोटा माल भी लेके जाते हैं, तो वो होता है फेरी, कहा जाता है उसे। तो सर भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्निक से चलने वाला फेरी जो है वो लॉन्च हो गया है। इसका शुभारंभ हुआ है सर कहां, तमिलनाडु के थुथुकुड़ी में, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया था। और
इसे ग्रीन बोट हरित नौका पहल के तहत इसे तैयार किया गया और इस जहाज को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सेवा के लिए क्या किया गया, तैनात किया जाएगा। वाराणसी में, वाराणसी घाट के आसपास के जो एरिया है नदी वाला, तो वहां पर इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, इनको चलाया जाएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जहाज जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा के प्राथमिक भंडार गृह के रूप में आपस में बैटरी का उपयोग नहीं करते, बल्कि ये जहाज हाइड्रोजन ईंधन पर ही चलते हैं। मतलब बैटरी से नहीं चलते, ये हाथों हाथ हाइड्रोजन ईंधन बनाते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल बनाते हैं। ये हाइड्रोजन ईंधन सेल में 24 मीटर लंबा एक वाटरक्राफ्ट है जो अपनी यात्री क्षेत्र में 50 लोगों को ले जा सकता है। इस जहाज में 3 किलोवाट का सोलर पैनल भी लगा हुआ है, सौर ऊर्जा से भी चार्ज हो सकता है। यह जहाज अत्यधिक पर्यावरण अनुकूल है क्योंकि इसमें कार्बन एमिशन क्या हो रहा है, जीरो, शून्य कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। कार्बन एमिशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। सर हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन में संग्रहित जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसको उपयोग करके बिजली पैदा करता है और इसमें कोई भी हानिकारक प्रदूषक पैदा नहीं होते और केवल शुद्ध पानी का ही उत्पादन करता है। इसके बाद में सर हरित नौका पहल क्या है सर, आपकी ग्रीन बोट जो आपका इनिशिएटिव है। मंत्रालय सर इसका बंदरगाह मंत्रालय, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट है ना, ये जो है। उद्देश्य क्या है सर इसका, हरित नौका पहल का उद्देश्य सर जितने भी आपके अंतर्देशीय जहाज है जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करना। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब वो ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी पर चले, या तो वो सोलार से चले या वो विंड से चले या वो फिर आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चले या वो आपके न्यूक्लियर एनर्जी से चले। तो इसका उद्देश्य यही है सर, आपके जितने भी इंटर कंट्री जहाज है या इंटरकॉन्टिनेंटल जो जहाज है उनको ग्रीन टेक्नोलॉजी में परिवर्तित करना इस हरित नौका पहल का हिस्सा है। लक्ष्य सर इसका 2045 कि सर 2045 तक 100% हरित ईंधन का उपयोग करना इसका क्या है, लक्ष्य है। इसके बाद में मैं बात करूं सर इंडिया एआई मिशन। इंडिया का अपना एआई मिशन ये हुआ है एक आपका, शुरू हुआ है 7 मार्च 2024 को स्टार्ट हुआ है। इसका जो क्रियान्वयन हुआ है वो आपका डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत हुआ है, जिसका बजट है सर 10,372 करोड़ रुपए ना। ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत ये लॉन्च हुआ है और इसका बजट है 10,372। एआई इकोसिस्टम बनाने के लिए 10,000 जो जीपीयू है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ये उपलब्ध करवाए जाएंगे। उसके साथ में स्किल डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा और राष्ट्रीय डेटा है ना, जो राष्ट्रीय डेटा का प्रथम अधिकारी नियुक्त भी किया जाएगा इंडिया एआई मिशन के तहत। ठीक है, चलिए इसके बाद में भारत में तेंदुओं की स्थिति की बात की जाएगी। सर भारत के अंदर पैंथर कितने हैं, तेंदुओं की स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है। देखो, केंद्रीय पर्यावरण एवं पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की और उन्होंने बताया सर वर्ष 2022 में भारत में तेंदुओं की कुल संख्या थी सर 13,874, जो कि 2018 में कितनी थी, 12,852। इसका मतलब नेचुरल सी बात है, बढ़ी है। 2018 में 12,852 थी और 2022 में कितनी थी, 13,874। तेंदुओं की संख्या में जो वृद्धि हुई है ये कितनी हुई है सर, 8% हुई है। देश में सर्वाधिक जो तेंदुओं की संख्या जो पाई जाती है वो कहां कहां पाई जाती है सर, 4 जगह। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,907, टोटल 13,874 में से 3,907 यहां पर है आपके। उसके बाद में दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पर कर्नाटक में और चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। इसके अलावा सर तेंदुए का जो वैज्ञानिक नाम होता है सर पैंथेरा पाइस फुस्का, ठीक है, ये इसका नाम होता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972, उसकी अनुसूची फर्स्ट में, शेड्यूल फर्स्ट में इसको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। IUCN की रेड डाटा बुक में जो असुरक्षित श्रेणी में इनको रखा गया है। तो तेंदुओं का मूल और उत्पत्ति शेरों के समान इथोपिया के क्षेत्र से ही माना जाता है। इसके बाद में आती है हमारी सर सेमीकंडक्टर परियोजना। सेमीकंडक्टर परियोजना सर, सेमीकंडक्टर परियोजना की बात की जाए तो पीएम मोदी ने 3 नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को लॉन्च किया था, इकाइयों का निर्माण किया है, यूनिट्स का निर्माण किया है। 3 जगह पर लगाए। कहा, नंबर 1 लगाया सर धोलेरा, जो कि गुजरात में है और जो वर्ल्ड का सबसे हाईटेक सिटी भी बन रहा है वहां पर, बहुत बहुत एडवांस लेवल का, ये बोल सकते हो आप, नई प्लानिंग पॉलिसी के हिसाब से बहुत गजब का सिटी बसाई जा रही है, दुबई की तर्ज पर, है ना।
तो धोलेरा गुजरात में है ये, दूसरा आपकी इकाई लगी है साणंद गुजरात में, तीसरी इकाई लगी है असम के अंदर मोरी में। किसकी लगी है? सेमीकंडक्टर की। 2026 तक यहां से चिप उत्पादन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहले हमारा मोहाली जो है ना, पंजाब में मोहाली में, तो इंदिरा गांधी के समय मोहाली में पंजाब में सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक इकाई प्लांट लगाया गया था, लेकिन उसमें प्रोडक्शन बंद हो गया था। तो वहां पर भी सर्वे करने गए थे, लेकिन वहां पर जो सरकार है वो एक आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वो जो होती है सेंटर के साथ में उतना कोऑपरेट नहीं करती है। नहीं तो वहां ऑलरेडी स्टेब्लिश था प्लांट पहले से पुराना, सिर्फ वहां प्रोडक्शन स्टार्ट ही करना था, लेकिन सरकारों की आपस की राजनीति है। तो यहाँ 3 जगह नए प्लांट लगाए गए हैं। इससे सर ये जो प्लांट लगाए गए, इससे ये आपके 2,85,055 2,85,055 नैनोमीटर नोड में चिप्स बनेंगी। ठीक है, इससे इसके बाद बात आपका ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना, अब ये ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना क्या है अगर मैं इसकी बात करूं तो सर इसका उद्घाटन हुआ है आपका 24 अप्रैल 2024 को उद्घाटन हुआ है। कहां पर? नाथपा झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है नाथपा झाकड़ी, वहां पर इसका उद्घाटन हुआ था 24 अप्रैल 2024 को। 1500 मेगावाट का, है ना, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन भारत का प्रथम बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का क्या हुआ यहां पर प्रारंभ हुआ है। ये इस परियोजना से देश की पहली जो बहुउद्देशीय अर्थात जो आपकी रहती है सर ताप और विद्युत, है ना, तो जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्लांट है, ये बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट है, जिसमें बिजली पैदा करने के अलावा इसकी दहन ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एनजेएचपीएस की जो उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग की सुविधा को पूरा करने की क्षमता है। इस परियोजना के अनुसार 20 नैनोमीटर प्रति घंटा, है ना, क्या एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करते हुए हाइड्रोजन उत्पादन का ये करेगी। ठीक, इसके बाद में आता है सर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन आता है। और ये आपका जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसकी अगर बात की जाए तो सर ये जनवरी 2024 में ये लॉन्च हुआ था। नोडल मंत्रालय सर इसका नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, है ना, ठीक है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, NREW बोला जाता है इसे एक तरीके से ना। 2023 तक भारत में लगभग 125 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विकसित करने के साथ साथ हर साल कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन क्षमता का विकास करना इसका क्या है उद्देश्य है। यह परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम का प्रोजेक्ट है ना, सतलुज जल विद्युत निगम का ही प्रोजेक्ट है। और ये जो ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है वो 8 घंटे के ऑपरेशन में 14 ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेगी। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन हरित हाइड्रोजन जो रहता है वो सर आपका इसके जो प्रमुख औद्योगिक ईंधन है, जिसमें अमोनिया एक उर्वरक भी है और ईंधन भी है, स्टील रिफाइनरी और विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग क्या है इसके हैं। इस प्रकार निर्मित सभी जो हाइड्रोजन को ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है, क्योंकि वे कोयले से ही उत्पन्न होते हैं। तो कोयले से उत्पन्न होंगे तो फिर वो क्या रह जाएगा, ब्लैक या ब्राउन रह जाएगा। इसके बाद में अपना आता है सर पहला, देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो ये जो आपका देश का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट लॉन्च हुआ है वो आया सर छत्तीसगढ़ में, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। फ्लोटिंग पावर प्लांट को, सोलर जो कि सोलर प्लेट है लेकिन कैसे हो रही है, पानी में तैर रही है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट बोला जाता है इसे। सर भिलाई स्टील प्लांट, भेल जिसे कहा जाता है ना, सॉरी भिलाई स्टील प्लांट, भेल नहीं, भिलाई स्टील प्लांट जो कि सेल की स्टील
आपकी सेल की क्या है, ब्रांच है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है। इसका उद्देश्य है सर सालाना लगभग 34.26 मिलियन यूनिट ग्रीन एनर्जी पैदा करना, ये इसका उद्देश्य है। और भारत की पहली जो सोलर सिटी है वो आपकी सांची मध्य प्रदेश में है। और नेशनल सोलर मिशन के तहत पहला जो सोलर पार्क बना गया है वो भड़ला फलौदी के अंदर है। और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, सोलर पार्क भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विश्व की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो आपकी जो थी वो थी सर आपकी पिछोला झील में चलने वाली नाव, पिछोला झील में, उदयपुर के अंतर्गत है पिछोला झील। राजस्थान में पहला सौर ऊर्जा जो प्लांट लगा है वो मथानिया जोधपुर के अंदर पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगा था। क्लियर है, चलिए। इसके बाद में आता है आपका सर एआई कृषि और एआई भूमि। ये दो नए नाम है, दो वर्जन है आपके। सर सरकारी टीवी चैनल दूरदर्शन किसान डीडी किसान जो है इसने 9 वर्ष पूर्ण करने पर 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं। मतलब आज तक में एआई एंकर लॉन्च था ना, उसमें तो एक ही था। यहां हमारा जो सरकारी चैनल है वो इससे भी आगे निकला, स्मार्ट। 2 एआई एंकर रख रखे हैं और उसमें से एक एंकर का नाम है एआई कृषि और जो कि एक मेल है, और एक एंकर है आपका एआई भूमि जो कि एक फीमेल रोबोटिक क्या है आपका ये एआई एंकर है। डीडी किसान चैनल की स्थापना 2015 में हुई थी। दूरदर्शन किसान एआई एंकर लॉन्च है ना करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल ये बन गया है। प्राइवेट में तो पहले हो चुका है, पहला सरकारी टीवी चैनल है जिसमें एआई लॉन्च हुआ है, एआई एंकरिंग लॉन्च हुई है। ये सर न्यूज एंकर एक कंप्यूटर है जो बिल्कुल भी इंसान की तरह और बिना रुके 24 घंटे और 365 दिन न्यूज पढ़ सकते हैं। क्योंकि सर एंकर का काम क्या होता है, न्यूज एंकर का काम होता है न्यूज पढ़ना, ठीक है। ये एआई एंकर, एआई कृषि और एआई भूमि 50 भारतीय और विदेशी भाषाओं में बात कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा विश्व में जो पहला जो एआई न्यूज एंकर था 2018 में आया था आपका चीन ने। कहां आया था, चीन के माध्यम से ये पेश किया गया था। और भारत का पहला जो एआई एंकर इंडिया जो था है ना, वो इंडिया टुडे ग्रुप ने वर्ष 2023 में अपने आज तक के हिंदी न्यूज चैनल में इसको क्या किया गया था, पेश, और जिसका नाम क्या रखा था, शना, ठीक है। इसके बाद में आता है यूनेस्को ने 11 बायोस्फीयर जैव जो आपके रिजर्व है उनको रिजर्व की घोषणा की है। 11 जो बायोस्फीयर है आपके जैव अभ्यारण्य उनको रिजर्व अभ्यारण्य की घोषणा कर दी है। हाल ही में यूनेस्को ने 11 देशों में 11 नए स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया है ना। इसकी घोषणा के बाद विश्व में 136 देशों के लगभग 759 स्थल इसके अंतर्गत आ चुके हैं। वर्ष 2024 तक भारत में 18 आपका अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व थे। जो पहला जो बायोस्फीयर था वो आपका था नीलगिरी 1986 में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका। और 18वां जो बायोस्फीयर है वो आपका है पन्ना, मध्य प्रदेश, और ये हुआ था आपका 2011 के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ था, ठीक भाई। चलिए आगे बढ़े, ठीक। आगे आता सर आपका चांदीपुरा वायरस। चांदीपुर का वायरस है चांदीपुरा वायरस। अब ये क्यों है चर्चाओं में, चांदीपुरा वायरस जो है वो चर्चाओं में क्यों है, किस लिए है। देखो आपको पता है ये बच्चों में एक बीमारी फैल रही थी अभी, है ना, एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन के जैसी। तो चांदीपुरा वायरस क्या है सर, ये एक वायरस है, ये नाम से ही पता चल रहा है ना चांदीपुरा वायरस। तो एक वायरस है सर वेसिक्यूलो वायरस, वेसिक्यूलो वायरस है, या जो रैबिडोविरिडी फैमिली का ये वायरस है। उस फैमिली के जो भी मच्छर होते हैं उनको जब ये काटते हैं तो ये बीमारी हो जाती है। तो मच्छर से, कीड़े मकोड़ों से, सैंड फ्लाई से, इसके काटने से ये आपका चांदीपुरा वायरस का असर शुरू हो जाता है। यह मुख्यतः बच्चों में पाया जाता है जो 9 से 14 वर्ष के रहते हैं, 9 माह से लेकर के 14 साल तक के बच्चे रहते हैं
उनमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि सर इनको संक्रमित करता है। ठीक है, ये रोगी जो रहता है उसका जो ब्रेन फीवर होता है, मस्तिष्क ज्वर जिसको हम बोलते हैं, उसका शिकार हो जाता है रोगी मस्तिष्क, और जिसमें हमारा एक्यूट इंसेफेलोलाइटिस जो सिंड्रोम है उसका खतरा बढ़ जाता है। इसी तरीके से वर्ष 1965 में नागपुर के चांदीपुरा गांव में इसका पहला मामला देखा गया था, इसलिए इसका नाम चांदीपुरा रख दिया गया। नेक्स्ट आता है भारत के रामसर स्थलों में 3 नए स्थल जो हैं वो रामसर साइट में क्या कर लिए गए हैं, शामिल कर लिए गए हैं। अब वो 14 अगस्त 2024 को रामसर साइट्स की एक लिस्ट बनी, उसमें 3 वेटलैंड्स को शामिल कर लिया है। वैसे तो हमने पढ़ लिए थे लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश, ये 3 जगह हैं जिनको रामसर साइट्स में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, वर्तमान में टोटल जो रामसर साइट्स है इंडिया में वो कितने 85 हैं, और सबसे ज्यादा कहां आपके तमिलनाडु में 18 हैं, और सबसे कम कहां आपके बिहार के नागी में, और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को सबसे कम में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए हवाई टैक्सी, एयर टैक्सी की बात आएगी। सर एयर टैक्सी जो है वो लॉन्च हो चुकी है। एयर टैक्सी क्या है सर, जॉबी एविएशन S4 नाम की एक विमान है, जॉबी एविएशन S4 नाम का एक विमान है, जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री उड़ान भर सकते हैं। छोटा सा हेलीकॉप्टर बोल लीजिए, जहाज बना लीजिए, वो बना है जिसके अंदर 4 आदमी बैठ करके यात्रा कर सकते हैं। ये जो विमान है वो 6 प्रोपलर और 4 बैटरियों से चलता है। ठीक है, इसकी रेंज है सर 161 किलोमीटर, और इसकी जो स्पीड है सीपीयू की, तो सर वो 132 किलोमीटर। इसके बाद में मैं बात करूं सर, हेलीकॉप्टर की तुलना में ध्वनि प्रदूषण भी क्या होता है, ये कम करता है। ठीक, हवाई टैक्सी जो होती है वो एयर पोल्यूशन कम करती है। इसके बाद में आता है सर, मनुष्य में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण। ये कारनामा कर दिखाया भाई। अभी तक तो सुना था मनुष्य में मनुष्य की किडनी लगती है, लेकिन भाई साहब वैज्ञानिकों ने मनुष्य में सुअर की किडनी लगा दी और सक्सेसफुली, और उसका ट्रांसप्लांट हो चुका है। ये क्या हुआ, अमेरिका में, कहां, बोस्टन में। ठीक है, बोस्टन में एक हॉस्पिटल है मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल, उसके डॉक्टरों ने पहली बार मनुष्य में सुअर की किडनी का ट्रांसप्लांट किया, जो भी सक्सेसफुली किया। ठीक है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में 1954 में वर्ल्ड का पहला जो किडनी ट्रांसप्लांट वो किया गया था। इससे पहले पूर्व ब्रेन डेड लोगों को में परीक्षण के तौर पर सुअर की किडनी का प्रत्यारोपित की जा चुकी है, ट्रांसप्लांट की जा चुकी है, लेकिन जीवित मनुष्य में इस तरह का कोई भी लक्षण सामने नहीं आया है कि उसके अंदर कोई भी जो है वो सुअर के जैसे लक्षण या गुण आ जाए। ठीक, यह जेनो ट्रांसप्लांटेशन तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की हमने। इसके बाद में आता सर ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है ना, तो मतलब ये आपका एक तरीके से लेजर वेपन है। अब लेजर वेपन जो होगा वो विमान के 2 टुकड़े कर देता है या उसको बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा देता है, लेजर वेपन परमाणु बम की तुलना में। ठीक है, तो सर ब्रिटेन ने हाई पावर लेजर हथियार का एक सक्सेसफुल परीक्षण किया जिसका नाम था ड्रैगन फायर लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये एक एंटी ड्रोन लेजर तकनीक है जिससे ड्रोन फायर नाम दिया गया है। ड्रोन फायर एक लाइन ऑफ साइट हथियार है ड्रैगन फायर, जो नजर आ रहे लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है।
ठीक। लेजर बीम से 1 किलोमीटर दूर तक छोटे से सिक्के को भी हिट किया जा सकता है। मतलब छोटा सा सिक्का 1 किलोमीटर दूर से कितना से दिखेगा, लेकिन इस लेजर बीम से आप उसे भी शूट कर सकते हैं 1 किलोमीटर की दूरी से। इस लेजर से किसी ड्रोन को निशाना बना करके नष्ट किया जा सकता है, और इसे ड्रोन जैसे एरियल टारगेट को हवा में ही मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है। ड्रैगन फायर विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन, पहली कार्बन फाइबर ट्रेन, वर्ल्ड की पहली सर इसको चीन के द्वारा बनाया गया था। चीन ने केवल कार्बन फाइबर का प्रयोग करते हुए विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाने में सफलता हासिल कर ली गई है। ये ट्रेन पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में काफी हल्की होती है, लगभग 11% क्या होती है, हल्की होती है, लाइट। नाम दिया गया सर इसको सेंट्रोवो। ठीक है, नाम है इसका सेंट्रोवो 1.0 या कार्बन स्टार रैपिड ट्रांजिट, ये इसके नाम है। इसकी स्पीड है सर 140 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह है ट्रेन प्रदूषण को कम करने में काफी हद तक सहायक है। ये जो ट्रेन है वो दूसरी ट्रेनों की तुलना में, उनकी अपेक्षा, उनके कंपैरिजन में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करेगी। मतलब ये तो बल्ले बल्ले फायदे का ही क्या है, सौदा है। ठीक भाई। इसके बाद में आता है सर मंकी पॉक्स। देखो ये मंकी पॉक्स भी काफी चर्चाओं में रहा था। ये जो मंकी पॉक्स था ये क्या था, जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक अलर्ट जारी किया था 14 अगस्त 2024 को। इन्होंने एक अलर्ट जारी किया था मेडिकल इमरजेंसी को लेकर के, और इन्होंने एम पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। ये इसकी खास बात थी। स्वीडन, पाकिस्तान के बाद अब फिलीपींस में भी मंकी पॉक्स का पहला केस मिला है। हमारे यहां पर अभी तक कोई भी मंकी पॉक्स का केस नहीं मिला है। मंकी पॉक्स जो रहता है सर, चेचक जैसी एक वायरस वाली बीमारी है, जिससे में शरीर पर लाल लाल से निशान पड़ जाते हैं पूरे शरीर पर। ठीक। यह 2 वर्ष में दूसरी बार आता है जब इसका बीमारी को हेल्थ इमरजेंसी बताया गया है। ठीक है भाई। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। साइंस टेक के फील्ड में क्या क्या नए इनोवेशन हुए थे। और हाँ, जाते जाते अगर आप RS प्री की तैयारी कर रहे हैं या EORO की तैयारी कर रहे हैं, तो RS प्री में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं राजस्थान जीके से, वो इसी से ही पूछे जाते हैं। राजस्थान इकोनॉमी और करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो आप, है ना, आर्थिक समीक्षा, इसी में से आपका काफी मैटर कवर हो जाएगा। तो ये कोर्स अवेलेबल है मात्र 250 रुपए में। राइट सिविल सर्विसेज का ये ऐप डाउनलोड करो और यहाँ से आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। विदिन 30 डेज आप अपना तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसी के साथ भूगोल और पॉलिटी की भी राजस्थान RS और EORO के पर्पज से ये एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर आपको पूरे टेस्ट, डिटेल नोट्स और ये सारी चीजें मिलेंगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।